जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तर्क स्पीसीज चैनल पे स्वागत है। मैं अंकित सिंह आज पॉलिटी का जो तीसरा लेक्चर है उसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने दो लेक्चर लिए इंडियन पॉलिटी के। इंडियन पॉलिटी इन द सेंस जो PT 365 है उसका पॉलिटी का जो पार्ट है उसके मैंने दो लेक्चर ले चुका हूँ, जिसमें मैंने इसके पहले इलेक्शंस के बारे में डिस्कस किया था और फिर मैंने इंटरनल इमरजेंसी, वन नेशन वन इलेक्शन, ये सारी चीजें मैंने उसमें बहुत डेप्थ में कवर किया। स्टैटिक के पार्ट्स को करंट अफेयर से कनेक्ट करके मैंने पढ़ाया है, क्योंकि जो पॉलिटी है मोस्टली उसका स्टैटिक्स पार्ट ही आता है और जो करंट अफेयर्स में न्यूज चलते हैं उसके स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन बन के फ्रेम होके आते हैं। ये मैंने पिछले साल से एल्गोरिदम को देखते हुए मैंने ऐसा किया है। जो लास्ट ईयर का अगर पेपर उठाएंगे तो उसमें यू विल सी दैट कि ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम अप हुए हैं जो करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने स्टैटिक्स पार्ट को कनेक्ट किया है, ना कि सिर्फ करंट अफेयर्स को पढ़ दिया आपके सामने। तो स्टैटिक्स पार्ट को बहुत अच्छे से समझाया है। एंड इसी के साथ एनवायरमेंट्स और इकोनॉमिक्स के लेक्चर चल रहे हैं, आपको वो जाके देखना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है आशीष सर जो पढ़ा रहे हैं उसमें उन्होंने ऑलरेडी अपने मेंस में 300 प्लस स्कोर किया है। सो यू विल गेट अ राइट डायरेक्शंस। यूट्यूब पे बथेरे कचरा पड़े हुए हैं, तो जहां पे आप जा रहे हो देख रहे हो सब लोग कोई अच्छी गाइडेंस नहीं दे रहा है, यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड। सो बेटर है जो अच्छा क्वालिफाई किया है, इफ यू आर गेटिंग फ्री a good quality of direction, you should come here and share with your friends कि ये देखो कि they are providing a right directions. So आज हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप में मैं पढ़ाऊंगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955, ओवरसीज सिटीजनशिप एंड द सिटीजनशिप एक्ट 2019। ये पार्ट मैं आज कवर करूंगा क्योंकि इसका स्टैटिक पार्ट है, तो इट विल टेक टाइम मोर देन 30 to 40 minutes. So we will cover every aspects of citizenship कि क्या क्या कैसे कैसे आया, क्यों जरूरी है। So now we'll move to the citizenship. इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, you should go and join our telegram channel. लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, तो जाओ ज्वाइन करो। जो मैं पढ़ाता हूँ उसका MCQ बेस्ड वहाँ पे चीजें मिल जाती हैं, तो बहुत इजीली एक्सेस है आपको। बहुत सारी चीजें फ्री में मिल रही है। अभी हम नेक्स्ट 1 साल तक सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड करेंगे, तो यू शुड गो एंड ज्वाइन and get qualified for the prelims. Okay, so अभी मई तक है आपको, हम बहुत सारे इनिशिएटिव भी लाने वाले हैं and 101% with that initiative you will get qualified for the prelims. So जाओ टेलीग्राम ज्वाइन करो, enjoy, पढ़ो, मस्त से पढ़ो भाई, खुश होके पढ़ो। So recently Constitutional Bench of Supreme Court upheld the validity of Section 6A of Citizenship Act 1955. तो Section 6A of Citizenship Act 1955 कब आया, क्यों आया, किसके बीच में आया, तो ये है क्वेश्चन जो बन सकते हैं। सिटीजनशिप एक्ट 1985 में लाया गया। ये जो है आसाम गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट है जिसको आसाम अकॉर्ड भी कहा जाता है। इसमें दो टाइमलाइन है। एक टाइमलाइन है 1 जनवरी 1966, दूसरी टाइमलाइन है और 1966 से लेके 1971। तो जो 1 जनवरी 1966 से पहले हैं, आए इंडिया में माइग्रेट करके आए, उनको सिटीजनशिप डायरेक्ट देने की बात करता है। लेकिन जो 1 जनवरी 1996 से लेके 1971 के बीच में आए उनको सिटीजनशिप देने की बात करता है, बट थ्रू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जो रजिस्ट्रेशन की 11 साल 5 साल 7 साल बाद इंडिया में रहेंगे उनको सिटीजनशिप देने की बात करता है। सो नाउ वी विल कम टू द पार्ट ऑफ सिटीजनशिप। इंडिया सिटीजनशिप एक्ट, इंडिया सिटीजनशिप दो पार्ट में है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप एंड व्हाट द सिटीजनशिप एक्ट 1955। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप गिव द सिटीजनशिप टू दोज पर्सन जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, ऑन 20 कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को, जो कौन इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल नंबर 5 to 11 तक कहता है। बेसिकली उसमें 5 to 8 सारी चीजें बताई है कि किसको सिटीजनशिप मिल सकती है। एंड सिटीजनशिप जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑथराइजेशन किसको करता है, पार्लियामेंट को। आफ्टर 26 जनवरी 1950 के बाद सिटीजनशिप कौन एक्वायर कर सकता है,
और किसको टर्मिनेट किया जा सकता है सिटीजनशिप में से, उसके बारे में सिटीजनशिप एक्ट 1955 बात करता है। तो पहले हम सिटीजनशिप एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो सिटीजनशिप है, होल्ड ऑन, मैं आपको लेके चलता हूँ, एक सेकेंड। सो सिटीजनशिप में क्या होता है कि एक कंट्री होती है, इफ विल टॉक सिटीजन वर्ड, सिटीजनशिप वर्ड, तो जो उसका सिटीजन वर्ड है दैट कम फ्रॉम द सिटी, और सिटीजनशिप दैट इज मीन्स ऑफ पीपल, जो एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच ब्रिटेन वर्ड है सिटीजनशिप। तो बेसिकली जो पहले सिटी हुआ करती थी वो इंडिपेंडेंट सोवरेन होती थी, जैसे अवध प्रोविंस, देवर प्रोविंस जो छोटी छोटी होती थी, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कि वो होती थी तो वो इंडिपेंडेंट होती थी, वो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती थी। तो उसमें जो लोग रहते थे वो भी इंडिपेंडेंट हुए। व्हेन इंडिया बिकेम होल इंडियन स्टेट, मतलब जो इंडिया एक कंट्री बना, सो नाउ दोज पीपल बिकम इंडियन सिटीजनशिप। तो जो इंडियन स्टेट वो कंसिस्ट किसका करता है? इंडियन स्टेट कंसिस्ट करता है पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, एंड द गवर्नमेंट शुड बी सोवरेन। तो क्या होगा, गवर्नमेंट जो सोवरेन रहेगी, वो जो टेरिटरी है, इंडियन टेरिटरी है, उसमें जो पीपल ले रहे हैं उनके लिए जो एक्शन ले सके, जो सिटीजन है उनको लिए कुछ नए नए चीजें ला सके, जैसे फंडामेंटल राइट्स उन पे लागू होते हैं। जो पीपल होते हैं, बेसिकली पीपल कौन कौन पीपल है, मतलब जो पॉपुलेशन इंडियन टेरिटरी में रह रही है वो दो टाइप की होती है, एक तो सिटीजन हो गए, दूसरे एलियन हो गए। अब एलियन डजंट मीन दैट कम फ्रॉम द अदर स्पेस, इट मीन्स द पर्सन हु इज फ्रॉम द अदर कंट्री। एलियन में भी दो टाइप के एलियंस होते हैं, एक फ्रेंडली एलियन, दूसरे होते हैं फ्रेंडली एलियन एंड नॉट गुड एलियन। और ये जो दूसरे एलियन होते हैं, मतलब दूसरे पर्सन होते हैं, एट द टाइम जब वो इंडिया में रह रहे हो और दूसरी कंट्री के साथ वॉर हो गया और उसी टाइम वो इंडिया में रह रहे हैं, तो उनके पास वो प्रिविलेजेस नहीं रहते जो फ्रेंडली एलियंस के पास हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल राइट टू डिटेंशन, ये कभी भी डिटेन किए जा सकते हैं बाय इंडियन पुलिस, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी कोई एक चाइनीज पर्सन इंडिया में रह रहा है, आई एम गिविंग एग्जांपल, एक चाइनीज पर्सन इंडिया में रह रहा है एंड हमारा वॉर हो जाता है इंडिया के साथ, सो एट दैट टाइम ही इज नॉट अ फ्रेंडली एलियन। सो उनको जो प्रिविलेजेस फ्रेंडली एलियन को मिल रहा है वो प्रिविलेजेस उनको नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल राइट टू डिटेंशन, जो डिटेंशन की राइट है उनको नहीं मिलेगी, तो वो फ्रेंडली एलियंस को मिल सकती है। ये था एक ओवरव्यू। नाउ वी विल कम टू द पार्ट ऑफ आर्टिकल व्हाट सेज दैट हु कैन गेट सिटीजनशिप till the commencement of constitution. The constitution was commenced on 26 January 1950. So first provision says that, जो आर्टिकल नंबर 5 है वो कहता है पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया, तो जो इंडिया में रह रहे हैं उनको मिलेगा, और 3 कंडीशन है, उनमें से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन है बॉर्न इन इंडिया, और उनके पेरेंट्स जो है वो इंडिया में बॉर्न रहे हो, मतलब हुए हो, या ग्रैंड पेरेंट्स या फादर मदर कोई भी इंडिया में रहा हो, या फिर जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया उससे 5 साल पहले से वो इंडिया में रह रहे हो। फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, बट वो इंडिया में कब से रह रहे हो, 26 जनवरी 1945 से लेके 26 जनवरी 1950 तक वो इंडिया में रह रहे हो, नेक्स्ट 5 साल से उनको सिटीजनशिप देनी चाहिए। मतलब 2 कंडीशन क्या रहनी चाहिए, पहले डोमिसाइल हो, एक तो फिक्स है कि डोमिसाइल हो, और फिर या इन तीनों में से कोई एक हो। जब दोनों में से कोई चीज फॉलो कर लेंगे देन दे विल गेट इंडियन सिटीजनशिप। कब? टिल द सिटीजनशिप टिल द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर दूसरा आता है जो लोग पाकिस्तान से इंडिया है, माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। इसमें 2 टाइमलाइन है। द फर्स्ट टाइमलाइन इज बिफोर 1948। जो लोग 1948 से पहले इंडिया आ गए हों उनको इन ग्राउंड पे सिटीजनशिप देना चाहिए। उनके पेरेंट्स इंडियन हो और ही शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया, जब से वो वहां से माइग्रेट करके इंडिया में आए हो तब से वो इंडिया में रह रहे हो। दूसरा जो इस डेट के बाद है, मतलब
1948 के बाद इंडिया आए हों उनको देने की बात करता है। बट इसमें कंडीशन ये है कि जो ये डेट है ना, इस दिन परमिट सिस्टम लॉन्च हो गया था। तो परमिट सिस्टम किस दिन लॉन्च हुआ था? 1948 को दोनों कंट्री में। अभी भी कोई पाकिस्तान से इंडिया आएगा वो परमिट के सिस्टम के थ्रू आएगा, या फिर पाकिस्तान से कोई इंडिया जाएगा तो परमिट सिस्टम के थ्रू जाएगा। अब कोई परमिट सिस्टम लेके इंडिया आ गया, ही हैज टू वो आ गया और अपने आप को रजिस्टर्ड किया। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद वो 6 मंथ इंडिया में रहा हो, और जो जो अथॉरिटी ऑथराइज की गई है टू गिव टू रजिस्टर्ड, वो उसको अप्रूव कर दे कि नाउ ही इज एलिजिबल फॉर द गेटिंग सिटीजनशिप। तो आर्टिकल नंबर 6 ये बात करता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 7 बात करता है द पर्सन who is migrated to Pakistan and came back to India. For example, there was a timeline, March 1, 1947 से पहले जो इंडिया से पाकिस्तान गए थे, उसके बाद वो इंडिया आ जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि मानो इंडिया डिवाइड हो रहा था, तो बहुत सारे ऐसे लोगों को लग रहा था कि आई विल गेट अ मच बेटर फैसिलिटी इन पाकिस्तान, सो आई शुड मूव इन द पाकिस्तान। बट लेटर ऑन दे रियलाइज दैट Pakistan, I'm not getting much facility in Pakistan. I should get back to India. So what Constitution Assembly think that the person who came back to India, we should also give the citizenship to them. But they decided that कि March 1 से पहले जो जा चुके थे वो आ रहे हैं, उनको परमिट सिस्टम के थ्रू आना पड़ेगा। सेकंड, आने के बाद उनको 6 महीने इंडिया में रहना है और उनको रजिस्टर करना है, और जो रजिस्टर ऑफिसर है उनके द्वारा उनको वेरीफाई किया जाएगा कि हाँ नाउ दे आर एलिजिबल फॉर द सिटीजनशिप, देन दे विल गेट अ सिटीजनशिप अंडर आर्टिकल नंबर 7। सो नाउ आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है? जब इंडिया डिवाइड हुआ 2 पार्ट में, पाकिस्तान और इंडिया में, सो जो लोग या फिर इंडिया जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो जो इंडियन ओरिजिन के लोग विदेश में रह रहे थे वो उनके बारे में बात करता है कि जो लोग इंडिया के हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, वो विदेश में रह रहे हैं और वो अनडिवाइडेड इंडिया के पार्ट थे। सो व्हाट दे कैन डू, दे कैन गो टू द इंडियन कॉन्सुलेट, वहां पे जाके अपने आप को रजिस्टर करें एंड दे विल गेट द सिटीजनशिप। इट डजंट मैटर कि वो पाकिस्तान साइड में थे या वो अनडिवाइडेड इंडिया के पार्ट थे, देन दे विल गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली। And then article number 9 what says? Article number 9 says that if any person, for example, I am Aniket Singh, during the commencement of constitution I am living in UK and I have joined the citizenship of UK, automatically मेरा जो citizenship है वो टर्मिनेट किया जाएगा, मुझे सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडियन सिटीजनशिप फॉलो सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम। यूके और यूएस जैसी पाकिस्तान जैसी गवर्नमेंट की तरह सिंगल डुअल सिटीजनशिप के बारे सिस्टम नहीं है। और फिर आर्टिकल नंबर 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ये परमिशन देता है इंडियन पार्लियामेंट को टू मेक प्रोविजंस इन टर्म्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इसी के रिगार्ड में सिटीजनशिप एक्ट 1955 आता है, जो ये बोलता है कि वी विल प्रोवाइड citizenship after who has born on the date after 26 जनवरी 1950। तो उनके बारे में ये बोलता है कि उनको सिटीजनशिप मिलेगी जो 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुए और फिर माइग्रेट करके आए, तो इन्हीं लोगों को सिटीजनशिप दिया जाएगा। सिटीजनशिप देने का जो प्रोविजंस है वो है बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय रजिस्ट्रेशन, by incorporation of territory and under section 6A। so जो बाय बर्थ है, पहली बात तो 26 जनवरी 1950 के बाद 2 टाइमलाइन दी जाती है कि 26 जनवरी 1950 से लेके जुलाई 1 1985 तक जो भी बॉर्न हो रहा है उसके फादर मतलब उसके पेरेंट्स इंडियन होने चाहिए, तभी उनको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। फिर 1985 को इंडियन गवर्नमेंट को रियलाइज होता है कि नहीं, देयर इज आल्सो रोल ऑफ अ वुमेन इन द बर्थ ऑफ एनी चाइल्ड, सो वी शुड गिव अ इक्वल राइट
टू द men as well as women. सो 1985 से लेके 2004 तक ईदर पेरेंट्स, चाहे वो माँ हो चाहे वो फादर हो, दोनों में से कोई एक भी इंडियन सिटीजन होगा, देन यू विल गेट अ सिटीजनशिप. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अनिकेत सिंह, born in India after 26 जनवरी 1950, और मेरे फादर इंडियन नहीं है, देन आई विल नॉट गेट सिटीजनशिप. मेरी मम्मी अगर इंडियन सिटीजन रहेंगी तो भी मुझे नहीं मिलेगा, बिकॉज 1985 तक सिर्फ फादर का प्रोविजन था. बट लेटर ऑन 1985 को ये डिसाइड किया जाता है कि इफ माई मदर इज ऑल्सो इंडियन सिटीजन देन आई कैन गेट सिटीजनशिप टिल 2004. फिर 2004 में ये प्रोविजन आता है कि दोनों पेरेंट्स इंडियन होने चाहिए और दोनों में से कोई एक पेरेंट्स जो है वो इनलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए. इफ इन केस मेरी समवन इज, in case my mom is Kashmiri, okay, I'm every example giving on myself so that you can understand. Kashmiri and some Pakistani came in India and married to my mom and take an Indian citizenship. Now both my parents are Indian citizen, but that person is illegal migrant. So at that condition I will not get Indian citizenship. Okay, ये provisions क्या है? By birth का provisions है. Now we come to the part of by descent. So if in case I am, my father's and my family is living in UK or US or Canada or any other foreign country. So if I born after 26 January 1950 over in the UK, so my parents have to go there and registered me as an Indian citizen within the 1 year of my birth. So I will get the Indian citizen. This is what Government of Indian Citizenship Act 1955 say by descent. And by registration, what by registration says that by registration it says about individual person. If someone has been living in India for 7 years and married to a Indian, then he can get citizenship by registration. Okay, this provision what registration says. By naturalization, it is big process की naturalization से आपको कैसे citizenship मिलेगी. पहली बात तो जो भी citizens को Indian citizenship चाहिए, foreign citizen है, वो illegal migrant ना हो. मतलब basically कोई पाकिस्तानी या फिर बांग्लादेश से इंडिया में आ रहा है, उसको Indian citizenship चाहिए, बट वो इनलीगल माइग्रेंट ना हो, इनलीगल तरीके से इंडिया में ना आया हो, तभी उनको सिटीजनशिप मिलेगी. उसके साथ उनको कई सारे कंडीशंस फुलफिल करने चाहिए. पहली बात तो एक कंडीशन होनी चाहिए कि मान लो एक कंट्री है, एक कंट्री में मैं मतलब एक कंट्री है जहां पे मैं रह रहा हूँ, मतलब मैं रहता था और मैं इंडिया आ गया, बट वो जो एक कंट्री है वो एक कंट्री किसी हमारे इंडियंस को सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन प्रोवाइड नहीं कर रही, तो हमारी गवर्नमेंट भी उस कंट्री के सिटीजन्स को सिटीजनशिप नहीं देगी. सो दिस इज व्हाट बाय नेचुरलाइजेशन में एक ये प्रोसेस है, आपको सिटीजनशिप तो नहीं मिलेगा. साथ में एक और कंडीशन है कि जिस कंट्री से मैं आया हूं उस कंट्री का मुझे सिटीजनशिप छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके मुझे इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा. एंड वन मोर कंडीशन कि मुझे गुड कैरेक्टर का होना पड़ेगा. गुड कैरेक्टर इन द सेंस कि मुझे कोई ऐसी कंडीशंस ना हो जिसमें जैसे मैं टेररिस्ट ना हूं, या फिर मैंने ऐसे कुछ पास्ट काम किए हो अपने पुराने देश में जहां जिसकी वजह से मुझे भगाया गया हो. सो ये कंडीशंस फुलफिल नहीं करनी चाहिए, तभी आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलनी चाहिए. और एक कंडीशन है कि शेड्यूल 8 के अंदर जितने भी लैंग्वेजेस आते हैं उस लैंग्वेजेस के अंदर मुझे एक कोई लैंग्वेज आनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 22 स्केड्यूल्स में बंगाली आती है और हिंदी आती है, तो इन दो लैंग्वेज में से मुझे एक लैंग्वेज आनी चाहिए. बहुत सारी और लैंग्वेज आती है, 22 लैंग्वेजेस आती है, 22 लैंग्वेजेस में एक लैंग्वेज मुझे आनी चाहिए, देन आई कैन गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी. इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे सिक्किम है, सिक्किम बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया, सो ऑटोमेटिकली जो भी सिक्किम के लोग थे वो बिकेम इंडियन सिटीजन्स. इसमें कोई प्रोविजंस लाने की जरूरत नहीं है कि आपको ये चीज फुलफिल करनी पड़ेगी. आप इंडिया में आ गए, आपकी इंडियन सिटीजनशिप हो गई, क्योंकि जो टेरिटरी में आप रहते थे वो इंडिया में आ गई है. एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑक्यूपाइड कश्मीर. इफ इन केस फ्यूचर जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो इंडियन का पार्ट बन जाता है, इंडियन टेरिटरी, इंडियन स्टेट का पार्ट बन जाता है, देन इट ऑटोमेटिकली
the person of occupied Kashmir became the citizens of India. सो ये उसी को मद्देनजर रखते ये प्रोविजंस ऐड किया गया। सेक्शन 6A के बारे में मैंने पहले ही सेक्शन 6B के बारे में मैंने पहले बता दिया कि कैसे ऐड हो सकते हैं। ये था एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप थ्रू सिटीजनशिप एक्ट 1955। नाउ वी विल टॉक बाय टर्मिनेशन कि सिटीजनशिप कैसे गवा सकते हो। पहला है जब मैं किसी और स्टेट का या स्टेट या कंट्री का सिटीजनशिप ले रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अ सिटीजनशिप ऑफ यूएस, देन मुझे पहले अपना सिटीजनशिप इंडिया का रिनाउंस करना पड़ेगा, मतलब इंडियन सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी, तब जाके मैं दूसरी सिटीजनशिप ले सकता हूं या ले लूंगा। एंड द सेकेंड प्रोविजन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब इन केस मैंने अपना सिटीजनशिप यहाँ का नहीं छोड़ा और जाके मैंने दूसरी कंट्री का सिटीजनशिप ले लिया, ऑटोमेटिकली मेरी सिटीजनशिप गवा दी जाएगी, मेरे से सारे राइट ले लिए जाएंगे, चाहे वो पॉलिटिकल राइट हो, चाहे वो एजुकेशनल राइट हो, या फिर गवर्नमेंट में जो फैसिलिटीज मिलती है वो मुझे नहीं मिलेंगे, मेरे सारे सिटीजनशिप को जो भी फैसिलिटी दी जाएगी वो टर्मिनेट कर दी जाए। फिर आया है बाय डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल एक वॉर हो रहा है दूसरी कंट्री के साथ, एट द सेम टाइम अ पर्सन कम एंड सपोर्ट दैट कंट्री, सो उसकी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है क्योंकि वो उस कंट्री को सपोर्ट कर रहा है जिस टाइम इंडियन को मॉरल सपोर्ट चाहिए। एंड इन केस मैंने जो रजिस्ट्रेशन है, नेचुरलाइजेशन, या फिर मैंने जो सिटीजनशिप एक्वायर की है वो फॉर्जरी के द्वारा जो एक्वायर की है, तो उसके थ्रू मेरी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। ये प्रोविजंस किसमें मेंशन थे? सिटीजनशिप एक्ट 1955 में मेंशन किए गए। ये इतनी सारी चीजें आपको शायद ही किसी और PT 360 के टाइम समझाया जाएगा। आई वुड सजेस्ट गो एंड सब्सक्राइब अस। ओके, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सारी चीजें हो गई। मैंने सिटीजनशिप एक्ट रूल 19 2024 के बारे में भी बता दिया है और सिटीजनशिप एक्ट 2019। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स has amended the citizenship rule 2019 and notify the rule of citizenship act 2019. So my question is why citizenship is very important. अगर हम बैकग्राउंड देखें तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था जस्ट फॉर द सिटीजनशिप, एंड एट अ प्रेजेंट मैं एग्जांपल दूंगा श्रीलंका का। श्रीलंका में रिसेंट में सिविल वॉर हुए जस्ट बिकॉज फॉर द सिटीजनशिप, because there were discriminations in the northern eastern part of Sri Lanka. So the civil war happens, and the expert says that in the upcoming years it may be possible the many parts of the country there would be civil war just for the citizenship. So when India get freedom, at the same time many organizations was getting developed. One of those is Human Rights Council. The article number 15 of Human Rights Council says that ki every person should have a nationality. Looking at this article, the Indian Constitution and Indian Citizenship Act provide the nationality to the foreigners. And what happens when India get divided into two parts? One of those is Pakistan and second is India. The Pakistan was divided into two parts, East Pakistan and West Pakistan. The East Pakistan became later Bangladesh, and there were a lot of minorities who were living in the Pakistan areas in Bangladesh and Afghanistan. So when the Pakistan divided, there were a lot of minorities who were living in the Pakistan. They decided to live in the Pakistan just because Muhammad Ali Jinnah says that कि जो भी minorities पाकिस्तान में हैं, they no need to be in fear, they will get full security. So the minorities decided to be there. They don't wanted to leave the Pakistan just because कि सारी चीजें property and everything livelihood उनकी वहीं पे थी. So they don't decided to leave the Pakistan. But later on Muhammad Ali Jinnah's the statement didn't get followed. The Pakistan were not treating well to the minorities within the period of time. So Indian government came with the Citizenship Act 2019 where it mentioned that the three countries Afghanistan, Pakistan and Bangladesh में जितने भी minorities हैं we will provide to the citizenship if they want to acquire the citizenship. It is mentioned that specifically the specific community will get citizenship. The community are Hindu, Sikh, Buddhist, Jain,
Parsi and Christian. These are the community who will get citizenship in India. Not Musalman will get any citizenship in India because these three country are already a Muslim country. Pakistan is known as also the land of Musalman in subcontinent. So the Indian government had decided to give them citizenship to this community. So there were a major protest during the 2019 and 2020. There were Shaheen Bagh protests. The women were protesting. The political protest. The reason behind the political protest was in the preamble. It is mentioned that India is secular country. Secular means that India have a diversity of religious. There's no restrictions that this community will not stay in India. So what Indian territory is made of matlab the Indian constitution basically says that the India is totally made of a secular. So recent में उसी के रिगार्ड में सिटीजनशिप एक्ट को के रूल्स लागू करती है कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो वी विल लुक एट कि व्हाट इज सिटीजनशिप एक्ट के रूल क्या है. सो एलिजिबिलिटी क्या है कि पर्सन शुड बी इंडियन और मैरिड टू द इंडियन सिटीजन्स. सो बेसिकली जो सिटीजनशिप एक्ट का फर्स्ट पार्ट था वो चीजें यहाँ पे अप्लाई होती है. व्हाट इज द अदर क्वालिफिकेशन फॉर सिटीजन बाय नेचुरलाइजेशन? parents and affidavit verifying correctness of statement made by applications. एक affidavit होना चाहिए जिसको correctness होना चाहिए. सेकेंड and affidavit by Indian citizens. एक affidavit होना चाहिए जो ऑलरेडी कोई इंडियन सिटीजन्स है उस सिटीजन्स को वेरीफाई करते हुए कि ये बहुत अच्छे इंसान है, देन ही विल गेट अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. एंड अ प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी. देयर शुड बी अ 20 different documents for the proof of nationality, like proof of Indian visa, resident permit and census slip or census slip और फिर आधार कार्ड. 20 अलग अलग डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि आप इंडिया हैं या फिर आप इंडिया में आए तो आप कौन सी जात मतलब कौन सी रिलीजियस के हैं. सो दिस इज द प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी. व्हाट एल्स दे वांट? जिस री अनाउंसिंग द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री. अगर आप किसी कंट्री के सिटीजन हैं तो वहां पे आपको उसकी कंट्री का सिटीजनशिप छोड़ना पड़ेगा जस्ट बिकॉज इंडियन कंट्री इंडिया इज सिंगल सिटीजनशिप. इंडिया फॉलो द सिंगल सिटीजनशिप. एंड अथॉरिटी टू विच एप्लीकेशन में बी मेड. किसको कौन सिटीजन अथॉरिटी में जो एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है. तो बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमिटी बैठाएगी उनको ही एप्लीकेशन सबमिट करना है. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होगा उसको सबमिट करना पड़ेगा. दिस इज व्हाट रिसेंटली द रूल्स हैज बीन नोटिफाइड बाय होम मिनिस्ट्री. मैंने आपको सिटीजनशिप एक्ट 2019 के बारे में बताया. यहाँ पे लिखा है ना, द हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन एंड पारसी एंड क्रिश्चियन, दीज आर द कम्युनिटी हु विल गेट सिटीजनशिप 2019. सो व्हाट इज द कट लाइन? इफ यू विल टॉक अबाउट कि कट लाइन क्या है सिटीजनशिप एक्ट की, तो कट लाइन जो दी गई 31 दिसंबर 2014. सो इसकी वजह से भी असम में भी प्रोटेस्ट हुए. जैसे कि मैंने आपको सेक्शन 6A में बताया था 2 टाइमलाइन. तो कुछ लोगों को लगा कि जो उस टाइम पे थे उनको नहीं मिलेगा सिटीजनशिप. जो मुसलमान तब आए थे उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, सिर्फ उनको मिलेगा जो हिंदू और बाकी अलग अलग रिलीजियस के. तो इसलिए असम में भी बहुत मेजर प्रोटेस्ट होने लगा. अब ये जो सिटीजनशिप है कहाँ पे अप्लाई होती है? ये पूरे इंडिया में अप्लाई होती है, लेकिन जो अंडर शेड्यूल 6 के अंदर जो एरिया आते हैं वहां पे अप्लाई नहीं होता है. जो इनर परमिट लाइन है वहां पे ये अप्लाई नहीं होता है सिटीजनशिप एक्ट 2019. जितना पॉसिबल था मैंने मोस्टली सारी चीजें सिटीजनशिप एक्ट के अंदर कवर कर लिया है. इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क भी किया है. डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है. इसमें एलिजिबिलिटी मैंने ऊपर बताई दी है कि बॉर्न इन इंडिया होने चाहिए और इंडियन ओरिजिन के होने चाहिए. तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी. ठीक है, तो इतना आपके लिए काफी था सिटीजनशिप एक्ट 2019 के लिए. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा चीजें नहीं पूछेगा. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि किस दिन सिटीजनशिप एक्ट आया था. डेट याद रखना, 31 दिसंबर 2019 को सिटीजनशिप एक्ट 2019 आया था.
और इसकी एलिजिबिलिटी एक बार आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी कभी कभी स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि स्टेटमेंट 1 ये है, स्टेटमेंट 2 ये है, और फिर क्वेश्चन पुट कर सकता है। तो सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू इतना ही इंपॉर्टेंट था, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें रिलैक्सेशन क्या मिल सकता है, मैंने रिलैक्सेशन नहीं बताया। द सीईए रिलैक्स टू द स्पेसिफिक कम्युनिटी फ्रॉम 11 ईयर टू 5 ईयर। जो नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप मिलने वाला है उसमें 11 साल से कम करके 5 साल इसका ड्यूरेशन कम कर दिया गया। तो ये एक रिलैक्सेशन आप याद कर सकते हैं। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, जितना भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको कवर कर लिया। सो आप क्या कर सकते हो कि वी आर राइट नाउ कमिंग विद द विजय बैच, जिसमें हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे उसको 5-6 मिनट में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट रहेंगे उसको हम समझाएंगे और डीप एक्सप्लेनेशन होगा। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, यू शुड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। द रीजन क्योंकि डेली बेसिस पे क्वालिटी क्वेश्चन जो प्रीलियम्स में ना 99% आ सकते हैं, वो क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि वी हैव अ पर्सन, वी हैव अ टीम who has been already at a level of UPSC, given the interviews not 1, 2, many times, 3 to 4 times, different exams, interview, qualified it. So that's the reason we are saying that कि आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, you will get a quality questions over there. Okay, thank you so much and जय हिंद दोस्तों।